हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, कहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपना और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, बस यही कामना है मेरी। और एज ए इंडियन यही आशा भी है मेरी। तो बच्चों, याद करो जरा, पिछली क्लासेस में हम कर क्या रहे थे? पिछली क्लासेस में शायद हमने फोर्स का पहला संस्करण, फोर्स संस्करण मतलब सेशन, पहला पार्ट हमने किया था फोर्स पे, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे कुछ क्वेश्चंस एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ रहे होंगे उसमें करेंगे। क्योंकि बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बोलता है द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the net external force applied. That is the main part. समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? बट हम इसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि इसके बारे में लेटर चैप्टर्स में हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक, हमको बस वो चीज जानना है, उन सारे टर्म्स को यूज करना सीख रहे हैं जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात बच्चों? क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आप अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे कमेंट लिखें। अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ ऐसी भी कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में खेल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो टाइम ज्यादा वेस्ट करने के बजाय हम चलते हैं अपने पुराने उस पार्ट पे। तो शायद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद कुछ पुली वगैरह वाला किया था, आई होप तो। ठीक है, तो अब उसके आगे चलते हैं कि पुली पुली तो आपको पता है, पुली स्ट्रिंग के बारे में बिल्कुल आइडियल कंडीशन हमने बात की है। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है कि पुली मासलेस है, पुली स्मूथ है, मतलब पुली जहां पे है वहीं पे फिक्स रखो, उसको रोटेट नहीं करने दो। मतलब स्मूथ है मतलब वायर जो है उसके ऊपर से स्लाइड कर जाएगा, वो पुली रोटेट नहीं होगी। क्लियर? तो ऐसे केस में हमने फ्रिक्शन वहां पे कंसिडर नहीं किया है। दूसरा क्या माना है कि वायर जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। डेफिनेटली वायर जो होता है वो इनएक्सटेंसिबल है, रबड़ की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि रबड़ की तरह बिहेव करेगा तो एक ऑब्जेक्ट मान लो कि 1 सेंटीमीटर गया, तो आप गारंटेड ये बात नहीं बोल सकते कि दूसरा ऑब्जेक्ट उसके साथ जो दो एंड पे बढ़े हुए हैं वो भी 1 सेंटीमीटर ही चलेगा। हो सकता है कि ज्यादा कर जाए, हो सकता है कम कर जाए, हो सकता है इक्वल कर जाए, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ठीक, तो इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना, दिमाग में ना रखते हुए हमने सिर्फ इसको कन्फाइन कर दिया है कि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर ये स्ट्रिंग है तो लाइक बिहेव लाइक अ सॉलिड। ठीक, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है और ये 1 सेंटीमीटर आगे गया, तो ये ऑब्जेक्ट भी 1 सेंटीमीटर आगे गया, ये ऑब्जेक्ट भी 1 सेंटीमीटर इस वायर के साथ गया। बात समझ में आ गई? तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है। याद रखना, मैंने वेलोसिटी बोला है, स्पीड नहीं बोला है। समझ में आ गई बात बच्चों? याद रखना, मतलब वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ तो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब इंक्रीज तो एक ही शर्त पे नहीं कर सकती है, जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितना दूर ये जाए उतना ही दूर ये पीछे से उसको ओवरकम कर दे। समझ में आ गया? तो ये लेंथ फिक्स रहेगी। तो इसी कारण से मैं ये बात बोल रहा हूँ। खैर, इसके बारे में भी और डिस्कशन है प्रॉपरली, हम उसके बारे में थोड़ा लेटर डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, पुली मासलेस है, पुली स्मूथ है, स्ट्रिंग मासलेस है, ताकि स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे आप टेंशन की वैल्यू को सेम कंसीडर कर सको। और दूसरा, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अभी जितने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप इन बातों को जरूर आप कंसीडर करके रखोगे। क्लियर है बेटा? ठीक, तो अब आगे चलते हैं फिजिक्स बोल रहा हूँ, फोर्थ के दूसरे संस्करण में, सेशन 2 में। ठीक, जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर हो सको। क्लियर? तो मुझे याद है, जैसे मान लो, याद है पिछली क्लास में एक जस्ट ब्रीफ डिस्कशन करता हूँ कि अगर सम ऑफ ऑल द फोर्स, याद है एक्सटर्नल मैंने बोला था, इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन वेक्टर, याद है? तो मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक, अगर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मान लो कि इक्विलिब्रियम में है,
तब तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो कि आप कोई भी डायरेक्शन में एक्सिस चूज कर सकते हो। अब एक्सिस कैसे चूज करते हैं, किसी भी डायरेक्शन को अगर एक्स एक्सिस बोलोगे तो एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेना, जेड एक्सिस मान लेना, ये तो तुम्हारी चॉइस है। समझ में आ गया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो एक एक्सिस आपका डेफिनेटली एक्सेलरेशन की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो आप मान के चलो कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कुछ तरीके, इस तरीके को अगर फुलफिल करोगे तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ओवरऑल बोले आए, तब भी आप सॉल्व कर जाओगे। बात समझ में आ रही है। पहला काम क्या है, जैसे तरीका मैं समझा देता हूँ। पहला तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप, आपको जितनी भी बॉडीज हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें बहुत सारे बॉडीज गिवन होंगे, उनका प्रॉपर फोर्स डायग्राम उस पे बनाओ, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं। समझ में आ गया। फोर्स डायग्राम कहने का सेंस क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ शो करो। ये पहला काम आपका होना चाहिए। बिना सोचे समझे हर एक ऑब्जेक्ट का आप पहला डायग्राम बना लो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा फिर दिमाग में चलेगा अच्छा इसका बना सकते हैं, इसका नहीं, इसका बनाने की जरूरत नहीं है, इस डायरेक्शन में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बताएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आप 11th क्लास के बच्चे हो, तो बिल्कुल अभी धीरे धीरे आपको सीखना है। क्लियर है बेटा। अब सोचो कि मैंने क्या बताया कि पहला काम आपका क्या है कि आपको फोर्स डायग्राम बनाना है। मतलब एक ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेज प्रॉपर डायरेक्शन के साथ शो कर देना है, पहला काम। दूसरा, आपको एक्सेलरेशन डिसाइड करना है। वो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था कि ये पुली है, यहाँ पे शायद 3 kg का मास है, यहाँ पे 2 kg का मास है, और आपने बोला कि यही नीचे जाएगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो। अगर मान लो कि आपने गलती से इसका डायरेक्शन नीचे मान लिया और इसको ऊपर मान लिया, तो आपका जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कहने का सेंस क्या है कि भाई जो आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चूज किया है वो गलत है, आप उसको बस रिवर्स कर लो, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मान लो कि इसको नीचे मानता, ये ऊपर होता, और मान लो कि इसकी एक्सेलरेशन कुछ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती, तो अगर ऐसा करोगे तो ये आएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि माइनस साइन क्या बता रहा है कि आप अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही है। क्लियर। तो एक्सेलेरेशन चूज करने में कहीं भी घबराना नहीं, एक्सेलेरेशन एकदम बिल्कुल आप आसानी से चूज कर लो। और न्यूटन का जैसे ही आपने एक्सेलेरेशन चूज किया तो अगला स्टेप आपका ये होगा कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक एक्सिस मान लो और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया। अगर इतना आपने कर लिया तो अब आपको करना क्या है कि अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लो, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है या बॉडी रेस्ट पे है, तो आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लो। देन सॉल्व कर, राइट डाउन के इक्वेशंस और उसको कैलकुलेट करो, सॉल्व हो जाएगा। स्टेप याद रहेगा बच्चों, क्या बताया मैंने। सबसे पहला काम कि जितने भी ऑब्जेक्ट गिवन है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, हर एक ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्ड आपको फोर्स डायग्राम बनाना है। फोर्स डायग्राम का मतलब जितने भी फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लगे हैं, याद रखना मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी फोर्स उसके ऊपर लगे हैं, ऐसा नहीं कि उन फोर्सेस को शो करो जो बॉडी ने लगाया है ना। बॉडी ने लगाया है तो वो दूसरे बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाएगी, दूसरे बॉडी पे इफेक्ट करेगा, मेरे पे नहीं। मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगाऊं और मैं ही हवा में उड़ जाऊं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कहीं और जाकर गिरूंगा, ये इफेक्ट दूसरे के लगाए हुए फोर्स के कारण होगा। ये बात समझ में आ रही है। इतनी बातें ध्यान में रखना। तो फोर्स डायग्राम बनाते वक्त ध्यान में क्या रखना है कि बॉडी पे जितनी फोर्सेज बाकी लोगों ने लगाया है, इसलिए एक्सटर्नल लिखते हैं हम यहाँ पे, वो लिखना है आपको। ठीक, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप पहले आपने सिस्टम चूज कर लिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज कर लो, फोर्स डायग्राम बना लो। अब एक्सेलरेशन चूज कर लो। एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, किसी भी गैरेज से इस तरीके का सिस्टम है तो ये नीचे गिरेगा ये ऊपर जाएगा, या फिर ये नीचे गिरेगा ये ऊपर जाएगा, तो आपको पता ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। ठीक, जैसे ही आपने एक्सेलरेशन चूज किया
अब हर बॉडी के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अपनी एक एक्सिस चूज कर लेना और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, अगला स्टेप, जो फोर्स आपने जो एक्सिस चूज किया है उस डायरेक्शन में नहीं है, उन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेना यूजिंग वेक्टर लॉ। याद है आपको? ठीक है, ए वेक्टर है, एंगल थीटा गिवन है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, याद है? बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उस तरीके से आप उसे ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में आप न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लो, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में कांस्टेंट है, या बॉडी जिस डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी के साथ है या रेस्ट पे है, उस डायरेक्शन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, इक्वेशंस लिखो, सॉल्व इट मैथमेटिकली, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतनी बातें ध्यान में रहेगी। अब मैं जितना क्वेश्चन तुम्हारे सामने करूंगा, आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने स्टेप्स बोला है उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, मैं भी तुम्हारे सामने वही स्टेप्स फॉलो करूंगा। देखो जैसे जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था, अब उससे थोड़ा हटके चलते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, स्मूथ कहने का मतलब अभी हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं जान रहे, तो इसलिए हम लोग इसको स्मूथ कंसीडर कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ, याद है आपको, इंक्लाइंड प्लेन है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा गिवन है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, यहाँ पुली के साथ अटैच्ड है, ये पुली है। याद रखो, जब भी मैंने पुली बोला तो आपको क्या कंसिडर कर लेना है कि वो मासलेस है, स्मूथ है, ये सारी बातें। ये वाली वायर इसके ऊपर से होकर ऐसे नीचे की तरफ आई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास मैं मान लेता हूँ कि ये 3 kg है। समझ में आ गया? आपको बताना है कि इस सिस्टम का, ये जो ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी है, दूसरा इस वायर में टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो खैर इसमें जो भी पूछा गया हो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम डिस्कशन करेंगे हम करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कि आपको हमेशा क्या करना है, जो उन फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है ना, जो भी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया? एक बार जल्दी से ट्राई करो आप लोग। हुआ बच्चों? फोर्स अप्लाई किया आप लोगों ने? देखो देखो, सबसे पहले आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg नीचे लग रहा होगा, mg कितना होगा, m कितना है, देखो 3 kg, g को आप 10 कंसिडर कर लेना, तो 3 इंटू जी कितना हो गया, 10, 30 न्यूटन। ये फोर्स अर्थ ने अप्लाई किया, इसके ऊपर भी उतना ही अप्लाई किया होगा उसने, अर्थ तो हमेशा mg फोर्स ही अप्लाई करती है, लेकिन इसके मास की वैल्यू 2 kg है, तो 10 दैट इज 20 न्यूटन। ये फोर्सेज हो गए जो कि अर्थ ने अप्लाई किए। ठीक, और देखो अब ये बेचारा किसी सरफेस से कांटेक्ट में है नहीं, तो नॉर्मल फोर्स की कोई गुंजाइश है नहीं, तो अब यहाँ पे ये और कौन फोर्स होगा इसके ऊपर, टेंशन, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, ये हो गया टेंशन फोर्स। क्लियर? आपको पता है टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगाते हैं, बॉडी से दूर की तरफ लगाते हैं, तो देखो बॉडी से अवे मैंने लगा दिया। अब और देखो, अब इस 2 kg बॉल ऑब्जेक्ट पे देखो ये देखो एक सेम वायर है ना, तो जितना टेंशन फोर्स यहाँ होगा उतना ही टेंशन फोर्स यहाँ होगा। क्लियर? अच्छा, और कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, तो डेफिनेटली लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? क्योंकि ये इस इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इंक्लाइंड उस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। ये रहा परपेंडिकुलर फोर्स, ये सब आपको पता है, पहले से जानते हो आप। तो अब आपको याद होगा, अब मैंने क्या बोला था कि जब फोर्सेस का काम आपका खत्म हो जाए तो आप क्या करो, उसका आप एक्सेलरेशन चूज कर लो। बच्चे को दिमाग में होगा कि अच्छा ये 3 kg है, ये 2 kg है, तो ये नीचे आएगा। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, अपने आप आंसर बताएगा कि तुमने चॉइस सही किया है या गलत किया है। तो चलो इसको नीचे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। क्या दोनों की वैल्यू एक्सेलरेशन की सेम होगी? तो हाँ होगी, क्योंकि स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो दोनों की मान ली मैंने। ठीक, अगला स्टेप पूरा हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने क्या बताया कि बॉडी की एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपनी एक्सिस चूज कर लो। तो ये देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो ये एक्सिस हमारा तो है ही, अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत है भी नहीं। क्लियर। अब इसके ऊपर बात करते हैं, इसमें एक्सेलरेशन के कोई इस तरफ है तो एक एक्सिस हमारा ये हो जाएगा एक्सेलरेशन की तरफ, हो गया ना, और एक उसके परपेंडिकुलर। क्लियर। मैंने फिर क्या बोला कि जो फोर्स आपने जो एक्सिस चूज किया है उस डायरेक्शन में नहीं है तो उस फोर्स को आप कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा गिवन है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 30 डिग्री दे दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये भी 30 हो जाएगा, क्या आ गया सबको, देखो ये 90 है, ये 30 है तो ये 60 तो ये 30 हो गया। क्लियर। अब जिसके ऊपर एंगल टिका हो वो कंपोनेंट कितना होता है, देखो फोर्स कौन सा है 20 है ना, तो ये क्या लिखेंगे 20 cos 30 और इस तरफ 20 sin 30। क्लियर है बेटा, देखो ये फोर्स है ना, ये दो एक्सिस हमारा ये है और ये है, तो कैसे ब्रेक होगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन। ठीक, हमारा स्टेप्स पूरा हो गया। क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, देख रहे हो आप लोग। क्लियर। और जिस बच्चे ने इतना काम कर दिया, आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही लिखना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वायर के अलोंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो वायर के अलोंग है, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, मान लो कि ये 3 kg ऑब्जेक्ट है, इस 3 kg ऑब्जेक्ट के लिए जब आप बात करोगे तो इस पे देखो ये टेंशन फोर्स है, ये नीचे की तरफ कितना है 30 न्यूटन, और एक्सेलरेशन किधर है इधर। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि अरे भाई इसके पास एक्सेलरेशन है, तो क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हो, एकदम सिंपल सिंपल, मतलब एक एक स्टेप्स में कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए तो मैं इसको 1 मिनट में कर दूंगा, लेकिन आपको सीखना है, क्यों, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, अभी आप 10th क्लास से निकल कर आए हो, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखो कि कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये लिखना आ गया तो फिर तो सारा कष्ट दूर है पूरा का पूरा। तो देखो सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इस इक्वेशन को यूज करना भी पिछली बार मैंने सिखाया था। अब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ही नेट फोर्स होगा, या इसको दूसरे तरीके से बोले, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर वाला फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने पिछले क्लास में भी एग्जांपल दिया था, अगर 30 न्यूटन इधर लगा 20 इधर लगा तो मैं जाऊंगा किधर, इधर की तरफ। समझ में आ गया, मतलब जिधर फोर्स बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ गया, तो बिल्कुल उसी तरीके से देखो, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया 30 माइनस टी। इसीलिए मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर के फोर्स को प्लस में लिखो, उसके अपोजिट वाले फोर्स को माइनस में लिखो, बस इतना सा अगर दिमाग में है आपको तो सारा काम आसान है। लिखो इक्वेशन, कितना आ गया 30, देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो प्लस ये हो गया माइनस टी इक्वल टू मास कितना है इसका 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस देखो जरा, इसके ऊपर देखो यहाँ नॉर्मल लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया कितना है 20 cos 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये आ गया 10√3 न्यूटन। क्लियर। तो हम क्या लिखें, अच्छा देखो एक इस डायरेक्शन में भी एक्सिस है अपना, तो इधर की तरफ फोर्स कौन सा लगा है T है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg 20 sin 30, तो sin 30 1/2 होता है, तो इसको 10 लिख रहा हूं मैं। क्लियर। और एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो जब बॉडी की एक्सेलरेशन इधर है मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो उस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सेलरेशन ना हो, अगर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे की तरफ। तो ऊपर कितना लग रहा है नॉर्मल, तो हम यहाँ पे ये किसके लिए लिखा है मैंने 2 kg वाले ब्लॉक के लिए, तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ गया 10√3 न्यूटन। क्लियर। लेकिन अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इधर हम क्या लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर क्या 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 न्यूटन सेकंड लॉ, हमेशा लिखा करना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और बोला करना। जिस तरीके से मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ ना, अगर बोल बोल के करोगे, ठीक है ना, मान लो कि इतना लाउड मत बोलो कि घर वालों को परेशानी हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा करो कि तुम्हें ये फील हो कि यही काम करना है अपने को लाइफ में। क्लियर है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये लिख दिया हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम यहाँ चेक करेंगे, तो देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है टी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है 10 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन को a है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, देखो टी और टी को
इसको और इसको ऐड किया तो ये माइनस की प्लस की कैंसिल हो गया, 30 माइनस 10 20 रह गया, 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या बनता है हमारा, तो यहाँ रह गया 30 माइनस 10 दैट इज 20 इक्वल टू, देखो 2a प्लस 2a, कुछ गलती हो गया है, अच्छा ये मास 3 kg का था तो ये 3a होगा, किधर से गलती हो गई तुम्हारी, ठीक, मास को वो 2 kg समझ गया था, तो 3a और ये कितना है 2a, तो कितना हो गया 5a, तो एक्सेलेरेशन आ गया, देखो यहाँ पे 5 वगैरह आकर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलेरेशन को उठाकर कहीं भी डाल दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, चलो इसी में डाल देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा की माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस 10 18 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो आपसे पूछा गया था सब कुछ हो गया। क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है, दिखने में बहुत भयानक है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे इसको रख दिया मतलब हमारा जान निकाल के ही रहोगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ आसान है, लिख लो जल्दी से। हो गया, लिखना हो गया बच्चों, चलो अब जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी वीडियोज आप देखो उसको हमेशा पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो, और अगर दिक्कत आ रही है तो फिर वीडियो को ऑन करके उसे देख लो और फिर दोबारा अटेम्प्ट करो।